हिस्सों में डिवाइड है। दो हिस्सों में क्या, बल्कि एक ही हिस्से में डिवाइड है। उनको लग रहा है कि बी लॉ सी लॉ तो हमने पढ़ना ही नहीं, क्योंकि अगर अब हमने पढ़ लिया तो शायद उसका आगे जाके हमें फिर पढ़ना, तो हम उसको क्यों पढ़ें। भैया जरा थोड़ा सा अगर ये बच्चे, यानी कि अभी जो बच्चे आ रहे हैं, अगर हम उस बच्चों को देखें, यानी कि जिन बच्चों ने अभी पीआरसी पास किया है, वो ये सोच रहे हैं कि हमारे सामने एक है FAR 1 का कम्बिनेशन, और एक है FAR 1 प्लस टैक्स, और दूसरा है मेरे बच्चे बी लॉ सी लॉ और साथ टैक्स का कम्बिनेशन। अब मेरे बच्चे तरह थोड़ा सा मैं क्योंकि शुरू है, जरा आपको बता दूं ताकि आपको भी थोड़ी सी तसल्ली रहे इस सारे मामले के अंदर। मेरे बच्चे, अगर तो हम बात करें FAR 1 प्लस टैक्स की, तो भैया एक तो मैं बच्चों को यही बता रहा था, अभी भी बल्कि डिस्कस करके आया हूँ, जो सारे बच्चे जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पास करके बैठे हुए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको किसी को ये बात समझ नहीं आ रही इस बात की, क्योंकि यार दोस्तों का कहा हुआ मेरे बच्चे बड़ा असर करता है। रह गई बात उस्तादों की बात बच्चे रखते हैं बस उस लिहाज तक जहां तक, क्योंकि उस्ताद से कल पता नहीं सामना होगा कि नहीं, यार दोस्तों से सामना होना, उनकी मान लो, कहीं ये ना हो कि कल वो आपको कह रहे हैं देखो मैंने बताया था ना तुम्हें ये कर लो, तो शायद अब वो मेरी बात नहीं मानी तो आपको शायद ये इस तरह का कोई नदामी या कुछ इस तरह की परेशानी उठानी पड़ी। अब मेरे बच्चे, मैं बच्चों को ये बता रहा था कि FAR 1 का पेपर सबसे मुश्किल है कैफ के अंदर। अगर आप कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं सौखा है भैया, फिर सबसे ज्यादा गंदा रिजल्ट इसका क्यों आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ, पिछली को 3-4 अटेम्प्ट अगर उठा के देख लो, सबसे गंदा रिजल्ट FAR 1 का है। और टेक्स्ट वो एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, ये जिस तरह बाकी सब्जेक्ट उसी तरह का उसको कह लें। अब एक कॉम्बिनेशन ये है, अगर ये दोनों पेपर पास कर लेंगे, नई स्कीम, जाहिर बात है सितंबर अटेम्प्ट के अंदर नई स्कीम होगी, तो नई स्कीम के अंदर आपको दो पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, एक जो नई स्कीम में FAR 1 होगा और टैक्स होगा, इनके ग्रुप ए के दो पेपर आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। और जाहिर बात है ये इंतहाई एक मुश्किल कॉम्बिनेशन बाहर नजर आ रहा है अभी, क्योंकि एक मुश्किल पेपर को 2-3 महीनों के अंदर पास करना आसान नहीं है। उसके बरक्स मेरे बच्चे आ जाते हैं बीलो सीलो प्लस टैक्स। अब बच्चों को लग रहा है ये तीन पेपर है, लेकिन मेरे बच्चे आगे ये दोनों पेपर पहले आगे भी तो मर्ज होने जा रहे हैं। आप अभी इनको दो पेपर्स को एक कंसिडर कर लो, और ये इनकी औकात भी एक जैसी है। अभी जैसे हम पढ़ेंगे कि बी लॉ की जो पासिंग परसेंटेज है लास्ट अटेम्प्ट की, अगर हम देखें 43% मेरे बच्चे बी लॉ में है, और सी लॉ की अगर हम बात करें तो सी लॉ में 50% है, तो 50% सी लॉ में है। वालेकुम सलाम। यानी कि इन दोनों की पासिंग परसेंटेज देखें तकरीबन हाईएस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों पेपर को पास करना बड़ा आसान है। और फिर साथ वही टैक्स है, वो तो दोनों में टैक्स है। मेरे बच्चे ये दोनों, अगर ये तीन पेपर जिनको पास करना आसान है एज कंपेयर टू दिस कॉम्बिनेशन, तो अगेन इस कॉम्बिनेशन के साथ भी नई स्कीम के अंदर आपके दो पेपर गैप होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा पेपर गैप होंगे उस वक्त, क्योंकि बी लॉ सी लॉ दोनों को मिला के जो पेपर बनेगा वो छोटा मोटा पेपर नहीं होना है। लास्ट इसके 27-28 चैप्टर थे जब ये बी लॉ सी लॉ दोनों कंबाइन थे। तो मेरे बच्चे, और उस वक्त, और दूसरे नंबर पे उस वक्त आपके साथ इस पेपर के साथ कुछ बड़े पेपर होंगे, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा, या जो नया पेपर आ रहा है जिसने कभी पहले ना पढ़ा ना किसी ने कभी पढ़ाया है, जिसके ना पास पेपर ना लेन ना देन, वो डाटा रिस्क सिस्टम वगैरह वाला है, या वो बच्चे रखेंगे साथ, जाहिर बात है साथ MFA वगैरह होगा, यही होंगे ना। दो पेपर ये गायब हो जाते हैं, तो ग्रुप ए के अंदर तो फिर दो पेपर आ गए, एक होगा इनका बी लॉ, एक होगा इनका ग्रुप ए के अंदर वो नया पेपर। और ग्रुप बी में से पेपर उठाएंगे, ग्रुप बी में तो MFA है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, FAR 2 है, ऑडिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर शॉर्डर तो ये क्या पढ़ेंगे अभी, या पढ़ लेंगे तो फिर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट क्यों छोड़ेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रखेंगे, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आसान नहीं है, एक हैवी पेपर है। तो मेरे बच्चे, जिंदगी को आसान कर, और एक दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा जो मैं फायदा बच्चों को बताने की कोशिश कर रहा था कि भैया थोड़ा सा टाइम है, भाग के इसको हो भी सकता है, और तीन पेपर होंगे, वो जो मैथ सर्टिफिकेट वाली दौड़ होती है हम उसमें भी शामिल रहेंगे। है कम से कम भाई, पता थोड़ी होता है जहाँ पे इंसान का जुगाड़ लग जाए। तो ये सारी चीजें समझाने के बावजूद हमारी अवाम दा कान चिट्टा ही निकले। उन्हें क्या ना जी सर तुसी कह रहे हो, लेकिन साढ़े बड़े साढ़े छोटे साढ़े दोस्त उन्होंने हमें यही कहा है कि भाई FAR 1 और टैक्स, तो हम उधर ही जाएंगे। आधा घंटा लगा के आए, अवाम को नहीं ये बात पल्ले पड़ रही। और ये पहली दफा थोड़ी पढ़ा रही है, हिस्ट्री है कई सालों से ये तीनों सब्जेक्ट फास्ट ट्रैक के अंदर पढ़ाने की। और अल्लाह का शुक्र है पास भी होते हैं बच्चे, उनसे पूछे तो सही। और कई बच्चे तो रेगुलर में वैसे ही नहीं पढ़ते थे, उनकी यही होता था कि हम पढ़ी जाके उसमें लेंगे। अब तो जारी बात है बीलो सीलो इस अटेम्प्ट में रेगुलर में भी लोग टीचर ने पहले ही छुड़वा रखा है। उस क्या करोगे, वो इकट्ठा हो जाएगा तो पता नहीं, बहुत बहुत एक ही होगा वो है, बाकी पेपर नहीं है उस वक्त साथ, 1.5 घंटे की कम से कम क्लास होगी उसकी भी। अभी एक एक घंटा है, नो नोट 2 घंटे हैं, लेकिन अभी निकल भी तो जाएंगे इंशाल्लाह। तो एक थोड़ा सा मैंने कहा कि ये आपको भी थोड़ा सा बता दूं कि बेटा, जाहिर बात है जो रिकमेंड, और दूसरे नंबर पे इनकी क्लासेस कोई चलती हुई मिलेंगी R1 वगैरह की मोस्टली, है तो कुछ क्लासेस जो गुजर चुकी होंगी जो रिकॉर्डेड रिकॉर्डर से, उस तरह टीचर की पूरी फोकस हो के फास्ट ट्रैक कोई भी नहीं पढ़ा कि पूरा फोकस हो के सिर्फ इन बच्चों को फास्ट ट्रैक पढ़ाए, होता ही नहीं कहीं पे। अच्छा, कॉलेजेस को भी पता भाई फास्ट ट्रैक देने का इसका फायदा कौन है, नहीं तो कॉलेजेस अनाउंस ना करते भैया हम फास्ट ट्रैक पढ़ा रहे हैं R1 का,
है प्रॉपर, उसको प्रॉपर रेलिवेंट टीचर्स है, ना कि खुदा ना खासा एक गुजारा लाइक, क्योंकि फास्ट ट्रैक के अंदर पढ़ाना इतना आसान नहीं होता। तो कॉलेजेस को भी समझ आ रही है, लेकिन समझ नहीं आ रही तो किसको नहीं आ रही, बच्चों को। वो एक वलाल है। लेकिन बहरहाल हम तो उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि जो भी उनके लिए हो, जो कम्बिनेशन उठाएं, बस अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। देखो बेटा, बिजनेस लॉ क्या 4 हमने पढ़ना इंशाल्लाह। और कुछ चीज़ें आपको पहले कम्युनिकेट कर दी गई कि आज हमारा ये सिलेबस इंशाल्लाह शुरू हो रहा है, मान लो कि 2 दिसंबर को। और इंशाल्लाह 5 फरवरी से पहले पहले, 5 फरवरी तो एंड डेट है, कोशिश होगी यानी कि वो वाकई आखिरी दिन हो या उससे पहले, इंशाल्लाह हम अपना सिलेबस एक बेहतरीन तरीके से इसको वाइंड अप कर लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी ये डिस्कशन, वैसे तो आपको पता चल गया नई पुरानी स्कीम का, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा हम जिक्र कर लेंगे अपने सब्जेक्ट के लिहाज से कि इस पेपर के साथ क्या सलूक होने जा रहा है। उसके बाद मेरे बच्चे हमारा सिलेबस क्या होगा। आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसने पहले पढ़ रखा हो बिलो, आप हैं कोई और बच्चा आप में से पहली दफ़ा पढ़ रहे हो? परेशान नहीं होना इसको, इंशाल्लाह मैं एक ही बात कर रहा हूँ, तो यहीं पे बैठ के हमने तैयार कर लेना। इस क्लास के बाद आधा पौना घंटा पढ़ लीजिएगा, तो इंशाल्लाह इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी पास करने में। तो बेटा, तो ये छोटे छोटे कुछ सवाल हैं जो बच्चों के दिमाग में होते हैं मेरे बच्चे। पेपर पैटर्न क्या होगा, जो पिछले कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर कर देंगे, रिजल्ट के साथ कुछ रीजंस देख लेंगे। कोर्स कवरेज प्लान और स्टडी मटेरियल हमारा क्या होगा, टेस्टिंग मेथोडोलॉजी हमारी क्या रहेगी। तो बेटा सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा ओल्ड पुरानी स्कीम के बारे में, ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, हम अपना पढ़ेंगे आज, इनको बस 5-10 मिनट के अंदर खत्म करते हैं ये बातें मोटी मोटी डिस्कस करके। तो बेटा हमारे दौर के अंदर, ये हमारा दौर 2005 से लेकर 2014 तक, क्योंकि उससे पहले भी होगा यही, लेकिन हम 2005-6 के अंदर आए, तो उस वक्त ये मॉड्यूलर सिस्टम हुआ करता था। 6 मॉड्यूल होते थे एफ तक, ये 4 मॉड्यूल सी इंटर तक हुआ करते, जो अभी कैफ लेवल है हमारा। तो इसके अंदर मॉड्यूल बी में हमारा मर्केंटाइल लॉ होता था, जिसको हम अभी बिजनेस लॉ बोल रहे हैं। और मॉड्यूल डी के अंदर उस वक्त हमारा कंपनी लॉ होता। आई कैप ने क्या किया, एजुकेशन स्कीम 2014 उस वक्त अनाउंस की। ये पहले की बात थी, ओल्ड स्कीम बिफोर आटम 2014। और आटम 2014 के अंदर ये नई स्कीम आ गई। तो मोस्टली आटम के अंदर नई स्कीम इंप्लीमेंट कर दी जाती है। अब कई बच्चों को लग रहा है ना, नहीं नहीं आटम में शायद आई, मोस्टली मेरे बच्चे इंप्लीमेंट हो जाया करती है। हिस्ट्री यही है कि आटम में आई कैप नई स्कीम इंप्लीमेंट कर दिया करता है। खैर, और अभी भी हो या नहीं। आटम 2014 के अंदर जब नई स्कीम आई, उन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों पेपर्स को मर्ज करके, मेरे बच्चे 100 नंबर का बिजनेस लॉ पेपर इंट्रोड्यूस करवा दी, जो अभी हम मेरे बच्चे नहीं, ये स्कीम रही मेरे बच्चे स्कीम 2021 तक। उस वक्त ये दोनों पेपर मर्ज करके एक ही पेपर चला रहा था 100 नंबर, जिसके वो 28 चैप्टर में अभी आपको बोल रहा था। आई कि आपको फिर पता नहीं किस सियाने बंदे वहां पे बैठे हुए हैं, वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। देखें ड्रामेबाजी क्या कर रहे हैं। पहले क्या किया, दोनों पेपर लहदे लहदे से उनको जोड़ दिया। फिर मेरे बच्चे उन्होंने क्या किया, एजुकेशन स्कीम 2021 फिर इसको तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये पेपर तो हम एक पढ़ाने ऐसा करते हैं, 2 कर देते हैं इसको। फिर उन्होंने क्या कर दिया, इसको 2 कर दिया। अब उसके बाद अब जो नई स्कीम आ रही है, स्कीम 2025, इस स्कीम के अंदर अगेन वो क्या कर रहे हैं, इस पेपर को जोड़ने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे उनका ये जीन्स बन रहे हैं उन डिसीजन मेकर्स के, कि वो ऐसे ही डिसीजन कर रहे हैं। खैर, तो अब उन्होंने इस पेपर को दोबारा जोड़ देना। जब जोड़ देना है, उसमें डेफिनेटली कोई थोड़ा बहुत कोई 5-7% ओवरऑल दोनों का मिला के शायद सिलेबस कम भी हो, लेकिन मेरे बच्चे मिला के उसी तरह का बला पेपर बनेगा जिस तरह कभी ये हुआ करता। अब ये जो पेपर है, अब उसमें कुछ क्यास रहियां होंगी कि शायद उसमें मार्क्स कितने ऑब्जेक्टिव होंगे कितने नहीं, अभी वो सारी जब आई कैप दे देगा। फिलहाल तो आई कैप ने कुछ बताया नहीं कि कितना इसमें ऑब्जेक्टिव होगा कितना सब्जेक्टिव होगा। फिलहाल अभी तो हमें पता है कि हमारे पेपर में अभी कितना कितना सब्जेक्टिव है, कितना कितना ऑब्जेक्टिव है। इसमें क्या रखेंगे, पुरानी स्कीम के अंदर जब ये दोनों इकट्ठे हुए थे आखिर में जाके कहीं पे, यहाँ पे जाके आखिर में, तो मेरे बच्चे वहां पे इसमें 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हुआ करते थे। लेकिन अब क्या करता है आई कैप, क्योंकि आई कैप ने किसी पेपर के अंदर 30 नंबर के रखे नहीं हुए, 10-15 नंबर के रखता है आई कैप मोस्टली एक पेपर के अंदर। तो शायद खुदा ना खासा अगर वो 10-15% रखे तो फिर तो ये बच्चों के लिए एक आफत बन जाएगा। अगर वो 30% हुए तो फिर शायद बच्चों के लिए कुछ इसमें रिलीफ। खैर, मेरे बच्चे ये नई स्कीम में ये होने जा रहा है। और दूसरे नंबर पे जो बच्चे अभी बिजनेस लॉ पास कर लेंगे, लेकिन खुदा ना खासा सी लॉ पास ना हुआ, तो नई स्कीम में वो पेपर के 2 हिस्से होंगे, पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। तो अगर बिजनेस लॉ मान लो कि पार्ट ए होगा और सी लॉ मेरे बच्चे को पार्ट बी के तौर पे वहां पे टेस्ट हुआ करेगा। अगर किसी बच्चे का बी लॉ अभी पास है और सी लॉ पास नहीं हुआ, तो वो सिर्फ वहां पे पार्ट बी अटेम्प्ट करेगा 50 नंबर का, उसमें से 25 नंबर लेने होंगे उसको। इसी तरह अगर उसने पार्ट सी लॉ पास कर लिया, बी लॉ नहीं, तो फिर वो पार्ट ए अटेम्प्ट करेगा और उसमें 50 में से 25 नंबर लेने होंगे। जब ये पेपर दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो पहले क्या हुआ करता था, अगर ये 50-50 नंबर के दोनों एरियाज होते थे, कई बच्चों को ये लग रहा है कि शायद उस वक्त जब नया पेपर होगा तो इसमें दोनों एरियाज को लहदा लहदा 25-25 लेकर हमें पास करना होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। मान लो कि 49 मार्क्स अगर आपके आगे बीलो में और 1 नंबर सीलो में आ गया, तो तब भी पास है। यही तरीकाकार होता था जो पहले है, और अभी भी डेफिनेटली ऐसा ही होगा। लेकिन जिसका है ही एक ही हिस्सा, वो तो उसी में से 25 लेगा। याद रखोगे इस बात को, थोड़ी सी मैंने कहा कि आपको बता दें कि आगे इसका कोई होता है ना, कोई दोस्त दोस्त पूछ ही लेता है इसमें। ले बेटा,
जी अब हमें नई स्कीम पुरानी स्कीम का मैंने वैसे ही थोड़ा सा ऊपर आपको गाइड कर दिया, इट्स ओके। यानी कि इंशाल्लाह जब ये पास कर लेंगे आप, तो आपके जो दो पेपर गैप होंगे नई स्कीम में, एक इंशाल्लाह ये नहीं रहेगा और एक ये नहीं रहेगा। और याद रखना, ये मॉडिफाइड कोई इतना आसान पेपर नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये एक बड़ा पेपर बनेगा, अभी पास करना है इसको बड़ा आसान है, लेकिन उस वक्त आपके साथ और मुश्किल पेपर होंगे। अभी तो आसान पेपर है, टैक्स पढ़ रहे हो बस, और है भी 3 महीने दिलेरी के साथ पढ़ रहे हैं कि भाई फायदा उठाना इन 3 महीनों का, इंशाल्लाह हमने पास कर लेना। लेकिन उस वक्त दिलेरी नहीं होगा, वो 6 महीने रेगुलर सेशन, गर्मियों के सेशंस, इतना आसान नहीं होगा कि उसके अंदर आप बड़ी आसानी के साथ इन पेपर्स को पास कर लो। लेकिन पर बच्चे कहाँ पे मानते हैं, मन के सच्चे हैं। तो बेटा हमें बिजनेस लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है? मेरे बच्चे, बिजनेस लॉ के आपको वकील बनाया जाएगा, क्योंकि बचपन में हम सोचा करते थे कि शायद हमें लॉ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि कल हम किसी कंपनी में काम करेंगे, और कंपनी में जब काम कर रहे होंगे उस कंपनी के ऊपर कोई केस बनेगा तो शायद हम काला कोट पहन के जाया करेंगे अदालत में, सर आ गया राणा, ओ सर जो आप जो भी हो। वो तो मैं अपने लिए लफ्ज बोल दिया माजरत के साथ, क्योंकि चले मैं तो वकील भी हूँ। लेकिन चले शायद आपको भी लगेगा हम भी काला कोट पहन के जैसे आपके सामने चले, नहीं ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। ये सिर्फ आपको इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जब आप किसी कंपनी में बैठे होंगे तो याद रखना कि आपने बड़ी सारी डीलिंग्स करनी है, बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, लोगों के साथ लेन देन करने हैं। उन लेन देन करते वक्त मेरे बच्चे आपको कानून का आपने ख्याल रखना है। अगर आपने किसी कानून की गलती कर दी तो कानून की गलती की कोई माफी नहीं। ये नहीं होता वो हो सर मुझे नहीं पता था पाकिस्तान के अंदर ये कानून भी है, इस दफा माफी दे दें, अगली दफा मैं इंशाल्लाह ख्याल रखूंगा। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। ऐसे तो अल्लाह माफ करे किसी कोई बंदा बंदे को मार दे, उसके बाद कहे तेरे ऊपर 302 लगे, कहता वो मुझे तो पता ही नहीं है सर, आइंदा टाइम, नेक्स्ट टाइम मैं किसी बंदे को मारने से पहले एहतियात करूंगा, लेकिन अब गलती होगी, अब माफ कर दें क्योंकि मुझे इस कानून का नहीं पता था। मेरे बच्चे इस चीज की कोई माफी नहीं है। तो हमें एक तो बिजनेस लॉ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि क्योंकि कल या तो आप अपना कारोबार करोगे या किसी का चलता हुआ कारोबार संभालोगे, दो ही सिचुएशन है। या तो देखो, इसके अलावा तो कुछ नहीं करना हमने, ये तो नहीं कि सीए करके सारा कुछ करके हमने दरबार पे बैठ जाना है। इंशाल्लाह कोई कारोबार ही करना है ना, मेन तो इसी मकसद के लिए कर रहे हो। वो तो फिर तसव्वुफ के कोई कोर्सेज कर लो, अगर कुछ उसरा का मामला है वो उसमें भी आजकल बड़ी टेक्निक्स है, कारोबार वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन उसको करने के सिखाने, वो मैं कल देख रहा था वो मुफ्ती क्या है वो जो काफी बड़ी अच्छी बातें करता है यार, तो थोड़े से बाल हैं उसके दाढ़ी के, कराची का, तारिक मसूद। वो पूरा तरीकाकार समझा रहा कि भैया आप कैसे एक बेहतरीन दरबारी बन सकते हैं, यानी कि अपना दरबार बना के बेहतरीन तरीके से कमा सकते हो और अन्य पैसा, वो भी एक तरीका है। लेकिन आप बहर वो बहुत बहुत स्कोप है उसका, पाकिस्तान में बहुत लोग जा रहे हैं उसके हैं। तो वो भी आप पे है अगर आपका मन करे, लेकिन बहर मेरा ख्याल है कि फिलहाल हम यही कर लें तो बेहतर है। ले बेटा, तो आपको बिजनेस लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है? काला कोट पहनने के लिए नहीं, किस लिए? कानून की सूझबूझ के लिए। क्योंकि आपने अगर कानून की गलती कर दी कल कोई कारोबार खुद का करते हुए या किसी का कारोबार संभालते हुए, तो उसकी कोई माफी नहीं है। इस मकसद के लिए सिर्फ मेरे बच्चे यहाँ पे आपको ये लॉ पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद मेरे बच्चे अगर हम नेक्स्ट देखें, अभी हम डिस्कस कर रहे थे जैसे मान लें कि आप ये सीएफए कंपनी है, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, या आपको नौकरी पे रखा जा रहा होगा या आप किसी को नौकरी पे रख रहे होंगे, क्योंकि इंशाल्लाह आप सीएफओ होंगे। और जो सीएफओ है वो अपना पूरा डिपार्टमेंट बड़े सारे लोग रख रहा होते हैं, उसकी कंसल्टेशन से रखे जा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं आपके। अभी हम ये सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ये हर बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, और कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कानूनी तौर पे उसके लिए बड़ी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है। ये सिखाया जाएगा यहाँ पे आप, क्योंकि हमारी जिंदगी कॉन्ट्रैक्ट से भरी पड़ी है। इवन देन अभी आप यहाँ पे बैठे हो, आपको पता ही नहीं कि आप 2-4 कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हो यहाँ, शायद इसका आपको आइडिया ही ना हो। सुबह से लेके अभी तक आपने कोई 1-2 कॉन्ट्रैक्ट फटका दिया होगा, लेकिन हमें पता ही नहीं। तो हमने क्या करना होता है, सीखना होता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और इसके लिए फिर कानून की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। होंगे ना कोई लोकल बस पे बैठ के आया होगा, कोई मान लो कि कोई रिक्शे पे बैठ के आया होगा, कोई चिंकी पे बैठ के आया होगा, भाई आए हो ना सफर करके यहाँ पे, है चलो अपनी वो करके कुछ खाएंगे, यहाँ पे आएंगे दुकान के ऊपर कुछ खाएं पिएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ना कोई लेन देन दिन में। तो मेरे चाहिए वहां पे क्या है मामला, तो सारे हम बिजनेस लॉ में समझेंगे। और बिजनेस लॉ बड़ा कमाल का सब्जेक्ट है, जब इसको पढ़ रहे होंगे ना आपको महसूस लगेगा कि जैसे शायद मैं सुबह से लेकर शाम तक अपनी एक्टिविटीज को कानूनी लबादा उड़ रहा हूं। अभी तक मुझे पता नहीं था, ये तो मेरी रूटीन की एक्टिविटीज है। बस अब मैं किस निगाह से उसको देख रहा हूँ, कानून की निगाह। पहले आप जरा, हम हर मामले में नहीं देखा करते यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन आज से आप सोचना शुरू कर दोगे, क्योंकि हमने सोचना है इन 3 महीनों के अंदर हमारी सोच ऐसी ही होनी चाहिए कि भैया ये जो भी काम कर रहा हूँ इसमें कानूनी पहलू क्या है। तो मेरे बच्चे समझ लो कि शायद जिसको कहते हैं एक रूटीन हमारी ऐसी हो कि इन कॉन्सेप्ट्स को आप एक्चुअली इंप्लीमेंट कर होता हुआ और करते हुए देख भी रहे। खैर, सिलेबस और बिजनेस लॉ की बात करें, फिलहाल तो हमारा बी लॉ पूरे का पूरा खुद ही 100 नंबर का है। लेकिन नई स्कीम के अंदर ये कितने का रह जाएगा, 50 नंबर का, क्योंकि 50 नंबर का सी लॉ होगा इसमें, 50 का ये बी लॉ होगा। तो फिलहाल तो ये पूरे का पूरा 100 नंबर का यही है। और इसमें अगर हम देखें तो मेरे बच्चे 4 ग्रेड्स हैं, यानी कि पूरे सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। और आई कैप इन हिस्सों को थोड़ा सा
सीरियस ले रहा होता। और यहाँ पे आपको ये फायदा हो गया, अभी आप पीआरसी करके आए हो, फिलहाल ना कभी आपने पास पेपर देखे थे ना कुछ इस तरह के मामला, यहाँ पे पास पेपर्स भी होंगे, वो कर भी रहे होंगे इंशाल्लाह क्लास के अंदर, तो आपके पास एक बड़ा सॉलिड किस्म का मटेरियल होगा जिसके बाद तैयारी करके इंशाल्लाह आप पेपर में जा सकते हैं। फिलहाल तो आपके पास उस तरह का सिर्फ किताबें थी, या कोई मान लो कि दो साहब की कुछ असाइनमेंट्स थी कुछ पेपर्स के अंदर, क्यूएम हो गया या आईटीए वगैरह हो गया। ले बेटा तो चार मेरे बच्चे यहाँ पे हमारे ग्रिड्स होंगे। ग्रिड ए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, हम समझेंगे कि कानून बनते कैसे हैं यहाँ पे लीगल सिस्टम के अंदर, हमारे मुल्क का लीगल सिस्टम कैसे बन रहा होता है, कैसे काम कर रहा होता है, ये मेरे बच्चे, ये 5 से 8 नंबर की टेस्टिंग होगी। इसी तरह मेरे बच्चे जब ये लीगल सिस्टम पढ़ लेंगे, अच्छा ये जो हमारा ग्रिड ए है ना, ये बिल्कुल स्टैंड अलोन है, ये ग्रिड ए अलहदा ही है, ये यहीं पे हम पढ़ेंगे, यहीं पे खत्म हो जाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे इसके चैप्टर कौन कौन से इसमें कवर होंगे ग्रिड ए के अंदर। जो ग्रिड बी है मेरे बच्चे, यहां पे फिर हम वो सीखेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, एसेंशियल्स, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जरूरी होती हैं, वो मेरे बच्चे यहाँ पे हम सीख रहे होंगे इसके अंदर, ग्रिड बी के अंदर। अच्छा यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे। अच्छा ये चीजें थोड़ा सा गौर से सुननी है, शायद मैं आपसे पूछूं भी कल जब आप आए, अभी तो हमने पढ़ा नहीं होगा कुछ, लेकिन जितना पढ़ा होगा वो पूछने का हक है कि नहीं, तो मेरे बच्चे हम पूछेंगे भी और आपको बताएंगे भी, तो जरा थोड़ा सा गौर से माशाल्लाह, क्योंकि आपने हाथों को ताले लगा रखे हैं आप लोगों ने, ये ना हो कि कोई रजिस्टर नहीं, कोई गल बात नहीं पास। हमें ये नहीं कह रहा कि कुछ लिखें, आपने जो भी लिखना होगा सिर्फ किताब पे लिखना होगा, इसके लिए कोई रजिस्टर नहीं होंगे। लेकिन फिर भी माशाल्लाह आप तो, आपके पास कुछ भी नहीं है, जब वापस आएंगे तो किताबें होंगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, इसका मतलब आप माशाल्लाह आपके दिमाग बड़े तेज हैं, आपको रजिस्टर पे लिखने की जरूरत नहीं, आप जो सुन रहे हो आपके दिमाग में जा रहा है और आप उसको आपको लग रहा है कि इंशाल्लाह कहीं नहीं जाना, तो इसका मतलब कल पूछा जाएगा आपसे। अच्छा बताएं हमारे सिलेबस को कितने ग्रेड्स में डिवाइड किया गया, 4 में। तो ग्रेड ए पूछे जाएंगे उसमें कितने चैप्टर्स हैं, अभी बताया नहीं, बताऊंगा। ग्रेड बी में कितने चैप्टर हैं, ग्रेड सी में, और वो मार्क्स कहाँ कहाँ से कितने कितने कवर हो रहे होंगे। अगरचे काम की नहीं, लेकिन फिर भी 1-2 दिन तो काम की रहेंगी ये बात, उसके बाद भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भूलने की इजाजत होगी। लेवड़ा यहाँ पे हम सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, वो आज ही ये सीखना शुरू कर देंगे आज, क्योंकि ग्रिड ग्रिड ए हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद मेरे बच्चे जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसको हम देखेंगे उस बने हुए कॉन्ट्रैक्ट को हम परफॉर्म कैसे करते हैं, ये दो एरियाज आपस में इंटरलिंक्ड। उसके बाद फिर एक स्टैंड अलोन एरिया शुरू हो जाएगा हमारा ग्रिड डी वाला, इसका पिछलों से कोई ताल्लुक नहीं होगा, बिल्कुल अलग ही हो। इसमें तकरीबन मेरे बच्चे कोई 10 चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, 10 तो नहीं होंगे, खैर 8 होंगे। तो 8 के चैप्टर मेरे बच्चे यहाँ पे हमने डिस्कस करना है। खैर फिलहाल ये चीजें इतनी रेलिवेंट नहीं थी, ये जरा पहले चैप्टर देख लो फिर हम दोबारा उसकी तरफ आएंगे। हमारे 18 चैप्टर है मेरे बच्चे, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो 1-1, 2-2 पेजेस के हैं, कुछ ऐसे होंगे जो 5-5, 7-7 पेजेस के भी होंगे। लेकिन याद रखना ये जो आपके सामने किताब होगी ना, हम किताब अभी जो पढ़ेंगे यहाँ पे आई कैप की स्टडी डेस्क, उस किताब के अंदर अगर हम सिर्फ पढ़ने वाला एरिया निकाल लेना, अगर मान लो कि उसमें कोई 300 पेजेस हैं, जो सिर्फ पढ़ने वाला होगा ना एरिया, जो जिसमें लिखा होगी जो चीज़ें याद करनी है, वो सिर्फ 100 पेज या शायद ये भी ज़्यादा, उससे भी कम होगा। बाकी जितना है उसमें एमसीक्यूज दे रखे हैं, इतनी सारी एग्जाम्पल दे रखी हैं, इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें हकीकत में जो मटीरियल होगा वो बहुत थोड़ा होगा। और वो है हमारे टोटल चैप्टर कितने, 18। अब ये 18 चैप्टर्स को मेरे बच्चे हम दोबारा रखते हैं उसी के अंदर, यहीं पे हम दोबारा रखते हैं ये ग्रिड्स के अंदर। सबसे पहले मेरे बच्चे हमारा ग्रिड ए था, ग्रिड ए में सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसमें सिर्फ एक चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 में से कितने मार्क्स का आएगा मेरे बच्चे, 5 से 8 नंबर। और आई कैप इस बात को ध्यान रखता है यहाँ पे पेपर बनाते वक्त, क्योंकि अभी हम देखेंगे हमारा कुछ पेपर एमसीक्यूज होगा, कुछ सब्जेक्टिव होगा। अगर चैप्टर 1 में से 3 नंबर का एमसीक्यूज आगे हैं, या चलो मान लो कि 3 नंबर का सब्जेक्टिव आ गया, तो लाजमी 2 से 3 नंबर का या 4 नंबर का उसमें एमसीक्यूज भी आए हो, क्योंकि उसने कवर करना है 5 से 8 नंबर, और ये मिलेंगे आपको हर पेपर के अंदर। याद रखोगे इस बात को। जो हमारा पहला पहला ग्रिड है, ग्रिड ए इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, उसमें कितने चैप्टर हैं, सिर्फ एक ही चैप्टर है, कौन सा वाला, चैप्टर नंबर 1। उसके बाद मेरे बच्चे हमारा ग्रिड बी शुरू होगा चैप्टर नंबर 2 से लेके, चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक मेरे बच्चे हम पढ़ेंगे, सॉरी सॉरी चैप्टर 5 तक, चैप्टर 5 तक हम पढ़ेंगे ग्रिड बी। खुद सोचेंगे चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, ये 4 चैप्टर्स हैं, इन 4 चैप्टर्स की मेरे बच्चे वेटेज क्या होगी आई कैप के अंदर, 20 से 25 नंबर, ये इसकी वेटेज होगी। जब आप ग्रिड बी पढ़ लेंगे मेरे बच्चे, उसके फौरन बाद हम जाएंगे ग्रिड सी की तरफ, और यहां पे होगा चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक। वैसे तो 9 तक बनता है, लेकिन 10 भी मेरे बच्चे उसका कोई वालीवास नहीं है, हम उसको यहीं पे रख दिया करते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 तक, तो ये भी कितने बनेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 5 चैप्टर। 5 चैप्टर यहाँ पे हैं, 5 चैप्टर यहाँ पे हैं, एक चैप्टर यहाँ पे। और ये भी कितने मार्क्स का होगा, 25 से 30 नंबर। और ये आई क्या ये पूछता, ये इसी चीज को दिमाग में रखता है कि किस एरिया से मैं कितना टेस्ट करना है, और वो उसको दिमाग में रख के ये पेपर बना रहा होता। उसके बाद मेरे बच्चे हमारे अदर एरियाज हों, और अदर एरियाज में से मेरे बच्चे जो आएगा वो 35 से 52 नंबर,
मतलब इन अराउंड 50 मार्क्स यहां से पूछता हूँ। 50 नंबर यहां से कवर होते हैं और 50 नंबर ये बाकी एरिया में से। और ये तकरीबन कितने चैप्टर बन रहे होंगे? 8 चैप्टर, क्योंकि 18 चैप्टर टोटल है। तो चैप्टर नंबर 11 से लेके मेरे बच्चे 18 तक का जो एरिया होगा वो हमारा ग्रेड डी है। और ये कितने मार्क्स का है? तकरीबन 50 नंबर का। हम जब अपना पढ़ना शुरू करेंगे, अभी सीधा हम ग्रेड बी से शुरू करेंगे। ये जो हमारा होगा ना इंशाल्लाह, जिस दिन आखिरी दिन होगा, आप लोगों को उस दिन खिलाएं पिलाएंगे आखिरी दिन, ताकि तसल्ली दे के आपको भेजें यहाँ से खिला पिला के, आपकी प्रोटीन पूरी करके। तो उस दिन इंशाल्लाह हम एक ही दिन के अंदर चैप्टर नंबर 1 कर लेंगे, या 2 दिन में भी कर लेंगे, इट्स ओके। ले बेटा, ग्रेड ए, उसमें कितने चैप्टर हैं? ग्रेड बी में कितने चैप्टर हैं? अच्छा, मैंने गलती करके वहां पे 5 लिख ली, जाने लोग को। ग्रेड सी में कितने पेपर हैं? और ग्रेड डी में 8 चैप्टर। और ग्रेड डी का नाम क्या है? अदर लॉस, कुछ और लॉस, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। जी बेटा, ये थोड़ा सा हमें इन चीज़ों को भूल जाना, इनको याद रखने की इतनी जरूरत, लेकिन कल तक ना भूलना, क्योंकि आज आप लिख नहीं रहे, कहीं पे कुछ नोट नहीं कर रहे। इसलिए मेरे बच्चे कल तक ना भूलना, क्योंकि कल तक मैं पूछूंगा इसको। अगर ना बताया तो फिर जाहिर बात है मैं गिला करूंगा आपसे, कुछ कह तो नहीं सकता। ये लग रहा है मैं यहाँ से उठ के आऊंगा आपकी तरफ, ओए क्या किया है, इतना फंस के तो बैठा हूँ बड़ी मुश्किल से। तो इसलिए बेफिक्र होकर बैठा मेरे बच्चे, कुछ नहीं कहा जाएगा आपको, मिल के तैयारी करनी है। ले बेटा, जरा थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में देख ले। अब जरूरत तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी जरा पता चल जाता है कि सर इसके रिजल्ट क्या चले आ रहे हैं। यानी कि आठम 2015 से अगर हम देखें, हालांकि बहुत रेलिवेंट, उस वक्त सिर्फ सब्जेक्टिव एरिया हुआ करते थे इसके। 30%, 19%, 25, 26, 20, 18, और एक दफा 13 में 21, 23, 28। खुद सोचे कितना गंदा रिजल्ट आया करता था। ये परसेंटेज, ये जो लड़के के पासिंग परसेंटेज ये चली आ रही है मेरे बच्चे। तो आपको लग रहा है बहुत अच्छी थी इसकी पासिंग परसेंटेज? नहीं। अब आई कैप को सबसे ज्यादा जो दुख हो रहा था ना, इस पेपर का हो रहा था, बच्चे इस पेपर की वजह से पास नहीं हो रहे थे। आई कैप ने कॉलेज से, टीचर से कांटेक्ट किया कि भैया बताएं इस पेपर की पासिंग रेशियो को कैसे बेहतर किया जा सकता है, आप पढ़ाते हो। हमने उनको बताया कि भैया हम पढ़ाते तो हैं, लेकिन आप लोग टेस्ट उस तरह कर ही नहीं रहे। अब बच्चा एक बेचारा, उसको लीगल टर्म्स लिखवा लिखवा के पागल कर रखा है आप लोगों ने, तो उसको लॉ आता है लेकिन बेचारा लिख नहीं पाता। तो उन्होंने कहा कि इसका हल फिर क्या करें? हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव टाइप, बीच में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नॉलेज चेक करें ना। आप तो उसके बेचारे की पता नहीं नब्जें चेक कर रहे हो, नॉलेज चेक करें उससे। तो उन्होंने क्या कर दिया, पहली दफा मेरे बच्चे बीच में 30%, यानी कि 30 नंबर के एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस हुए। और ये अटेम्प्ट थी मेरे बच्चे कैफ आटम 2020 के अंदर, पहली दफा एमसीक्यूज आए 30 मार्क्स के। जैसे एमसीक्यूज आए तो पहली दफा मेरे बच्चे रिजल्ट देखे कहाँ पे पहुंचे। और ये अटेम्प्ट थी भी मेरे बच्चे कौन सी, प्योर उसकी कोविड वाली, जिसमें बच्चों ने बेचारों ने ऑनलाइन ही पढ़ा था, और कई लोगों के पास गैजेट्स भी नहीं थे उस वक्त। पढ़ाने वालों के पास भी इतने बंदोबस्त नहीं थे, ना पढ़ने वालों के पास इतने बंदोबस्त थे। तो बड़ी दिक्कत में उन्होंने बच्चों ने पढ़ा, लेकिन उसके बावजूद 35%, पहली दफा हाईएस्ट रिजल्ट। वजह क्या थी? वो एमसीक्यूज, कि भैया अब, लेकिन उसके बावजूद अभी भी 65% बच्चे फेल हुए। तो उसके बाद मेरे बच्चे ये रिजल्ट बहुत बुरा नहीं होता गया, बल्कि बेहतर ही होता गया, 43%। फिर बच्चों ने पता नहीं, अल्लाह माफ करे, उनके क्या नशा चढ़ा उनको, फिर 30%। ये एमसी 30% एमसीक्यूज के साथ ये चला आ रहा है रिजल्ट, याद रखिएगा जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि अगर मान लो कि 30% हो भी जाता है, तो उसके बाद भी मेरे बच्चे ये नहीं कि बड़ा वो हलवा बन जाएगा, वो भी जो हालात होंगे वो आपके सामने, ये सारा 30% एमसीक्यूज के साथ। उसके बाद मेरे बच्चे 45% भी आया, 41% भी, करते 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 अगर आप देखें तो मेरे बच्चे जो लेटेस्ट आपकी अटेम्प्ट है उसमें 43%, ये आटम 24, तो 43% ये रिजल्ट आया हुआ है मेरे बच्चे इसका, जो अभी लेटेस्ट पेपर आया है उसके अंदर। तो ये इसके रिजल्ट कुछ, मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको तसल्ली हो जाए कि भाई आपने आसान पेपर रखा हुआ। रीजन ऑफ फेलियर इसमें लॉ के अंदर, लॉ है, कानून है, थ्योरी का पेपर है। और ये तीनों पेपर जो भी हम बी लॉ, सी लॉ, टैक्स अगर पढ़ रहे होंगे, सिर्फ टैक्स है जिसमें कोई 60-70% न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल भी थ्योरी से सॉल्व होते हैं उसकी, वो अलग ही मामला, होते तो हर जगह पे थ्योरी से ही है, लेकिन वो प्योरली थ्योरी से सॉल्व होते हैं। बाकी ये बी लॉ, सी लॉ प्योरली थ्योरी, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो मेरे बच्चे, उसमें रीजन ऑफ फेलियर एक ही मेनली सबसे जो बड़ा होता है। होता क्या है कि हम क्या करते हैं, हम पढ़ते जाते हैं और साथ साथ भूलते जाते हैं। अब अगर ना भूले तो मेरे बच्चे रौला ही को नहीं, क्योंकि जो चीज लिखी है वही आएगी, हमने पूछनी है। लेकिन मसला क्या होता है कि हम वो चीज भूल चुके होते हैं। और मेरे बच्चे इसको, इसलिए पास करने का एक ही तरीका होता है, सबसे मेन जो है, जहां एक और भी है, लेकिन सबसे मेन चीज वो क्या है, आपने क्या करना है, आपने भूलने नहीं देना उस सिलेबस को अपने। आप सिलेबस को बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं। आज जो आपने पढ़ लिया वो आज तो पढ़ ही लिया, लेकिन आज घर जाके आज वाला भी पढ़ें, और जो पीछे आपने पढ़ लिया हुआ है उसको भी कोई आधा पौना घंटा दें, उसको रिवाइज कर लें। अखबार मैं बताऊंगा वो कैसे रिवाइज करना है आपने, ये नहीं कि पूरे का पूरा उसको प्रॉपर ही पढ़ने बैठ जाना आपने, कि शायद आप उसको अभी याद करके उठेंगे, नहीं नहीं, बस रिवाइज कर लिया करें उसको, बस एक दफा अखबार की तरह पढ़ लिया।
यही एक तरीकाकार होता है मेरे बच्चे, इस तरह के थ्योरेटिकल पेपर को पूरे सीए के अंदर किसी भी पेपर को पास करने के लिए। आई टू बी शाई टू बी आपने पढ़ कर ही लिए ना, अगरचे उसमें कुछ चीजें कुछ और थी, चैप्टर 4 कर लो, फलाना कर लो, आसानी से पास हो जाते। यहाँ पे शायद हमारे लिए जरा बिखरे हुए एरियाज हैं, 18 चैप्टर हैं, तो इतना आसान हमें चैप्टर कोई एक नहीं मिलेगा, एक एक कुछ एरियाज जरूर मिल जाएंगे। खैर, जैसे मान लो कि आखिरी 3 चैप्टर हैं, उन आखिरी 3 चैप्टर में से कम 30 से 35 नंबर का आना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिर्फ 3 चैप्टर, मान लो कि उसमें से कोई 25, चलो 30-35 ना के 25 से 30 नंबर, और आएंगे भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। 3 चैप्टर छोटे छोटे, 2-2 3-3 सफों के। बाकी मार्क्स ही कितने रह गए? मुझे 20 नंबर रह गए मान लो, तो 20 नहीं तो 25 कह लो, 25 वहां से करो, 25 और लेने हैं आपने ओवरऑल, तो पेपर पास हो जाएगा। गिदर सिंह है यहाँ पर भी हूँ, और वो है भी रट्टा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा, कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। इसलिए और होंगे मेरे बच्चे टोटल, वो पेजेस मिला लें तो मेरा ख्याल 7 या 8 होंगे उन 3 चैप्टर्स के, टोटल 7-8 पेज। उनको तो निकाल के हाथ में पकड़ के रखे हाथ दफा, उसको घूमते फिरते उनको पढ़ते रहे, तो दिखाए कोई फेल हो, कोई खुदा न खासा किसी ने फेल कर दिया आपको, तो यहाँ पे भी होगा चैप्टर 4 की तरह कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। खैर, और मजे की बात, वो चैप्टर 4 जितना टोटल था उससे आधा भी नहीं है। ये जो 25 वहां पे, तो मान लो कि वहां पे भी इतने इसको उसके भी इतने की मार्क्स बनते थे अराउंड, इसके भी, और उससे आधा भी नहीं है 3 चैप्टर। खैर, उसके बाद में जैसे हमारा पैटर्न क्या होगा पेपर का, फिलहाल जो भी चल रहा है, 15% के हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और बाकी मेरे बच्चे 85 का हमारा सब्जेक्टिव होगा। और यहाँ पे 15% ऑब्जेक्टिव का मतलब एमसीक्यूज ही है, ट्रू फॉल्स नहीं आते यहाँ पे, सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज 15 नहीं हो, लाजमी नहीं 15 हो सकता है 10 हो सकता है 11 हो, 12 हो सकता है एक एक नंबर के 15 एमसीक्यूज दे दे, उसकी मर्जी है। लेकिन नंबर कितने होंगे टोटल मिला के उसके, चाहे वो 1.5 नंबर का एमसीक्यूज रखे, 2 नंबर का, 1 नंबर का, लेकिन टोटल मार्क्स कितने होंगे उसके, 15 नंबर के एमसीक्यूज के। और सब्जेक्टिव पोर्शन मेरे बच्चे 85। लेकिन देखो कितना ईमानदार है यहाँ पे आई क्या, जो 85 नंबर का सब्जेक्टिव पोर्शन पूछेगा उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और करता भी ऐसे ही है। ये ना कहना कि सर ये शायद इस दफा हमारी दफा ना करें क्योंकि सर हम थोड़े से अनलकी हैं, जिस तरह हम सोच रहे होते हैं सर हमारे साथ उस तरह नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, ऐसे ही जो आई के आपने बता दिया ऐसे ही होगा। होगा क्या, ये 85 नंबर का जो एमसीक्यू सब्जेक्टिव है, इसको भी मेरे बच्चे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि 85 नंबर में से 40% हम नॉलेज बेस पूछेंगे। नॉलेज बेस क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आपने याद किया हो, जो आपका नॉलेज होगा, जो आपने रटा होगा, और आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा मैंने आंसर कहां से करना है, एक एक दो लाइन के अंदर सवाल, सीधा सीधा बताओ किताब में से ये फलाने इतने पॉइंट लिख दो। तो 40% बनते हैं 34 मार्क्स। तो 34 मार्क्स तक तो मेरे बच्चे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की तो बात ही नहीं कर रहे, ऑब्जेक्टिव तो 15 नंबर के हैं ही, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे, छोटे छोटे सिनेरियोज भी होंगे, अब करेंगे इंशाल्लाह उसको। तो जो सब्जेक्टिव पोर्शन है 85 नंबर का, उसमें 34 मार्क्स का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई सिनेरियो नहीं हो, सोचना नहीं पड़ेगा आपको, जो याद किया होगा उसको रिप्रोड्यूस कर दोगे वहां पे। और बाकी जो 60% मार्क्स है वो सिनेरियो बेस, और सिनेरियो बेस में भी यहाँ पे उस तरह का सिनेरियो नहीं होता एप्लीकेशन होगी पता नहीं क्या होगा, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ये हम लोग आपको सिर्फ डराते हैं ताकि हमारे जो हम पढ़ा रहे होते हैं ना उसके अगले बंदे को थोड़ी सी वर्थ नजर आए। लेकिन बात का सी में तो पहले ही बच्चे डरे बैठे होते हैं, उनको मजीद डराने का बेचारे को फायदा ही क्या। बेहतर है कि इनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करो। ये जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना ये मेरे बच्चे, यहाँ पे आंसर अगेन आपने किताब में से करना है। नॉलेज बेस पे सीधा आपको पता चल जाएगा मैंने आंसर कहां से लिखने हैं, कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। सिनेरियो बेस पे सिर्फ ये नहीं पता लगता कि मैंने कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है किताब में सही लिखने हैं आपके पॉइंट्स वहां पे, किताब से बाहर तो आपसे पूछेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बस देखना पड़ेगा, ये ढूंढना पड़ता है कि आंसर कहां से करूंगा, इसका रेलिवेंट आंसर क्या बन सकता है, यहाँ पे नहीं सोचना पड़ेगा, फौरन पता चल जाता है वो 4 पॉइंट पुराने लिखने हैं मैंने। यहाँ पे सिर्फ देखना पड़ेगा, सिर्फ सिनेरियो इतनी मेरे बच्चे उसमें तब्दीली पैदा करते हैं। यहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा आंसर करते वक्त, यहाँ पे सिर्फ सोचना पड़ेगा कहाँ से आंसर कर करना, किताब में से ये दोनों सूत्रों में याद होगा, बस पता चल जाए कहाँ से, तो फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मेरे बच्चे अब ये हमें पता चल गया कि हमारे 100 नंबर के पेपर में से 15 नंबर के एमसीक्यूज और बाकी 85 मार्क्स का क्या होगा हमारा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में से भी हमें पता चल गया कि हमारा जो 34 मार्क्स, जो कि तकरीबन 40% बनता है, वो हमारा क्या होगा, नॉलेज बेस। और नॉलेज बेस का मतलब क्या है, सीधा सीधा रट्टा, जिसको याद करके लिखना कहते हैं। और बाकी जो 51 मार्क्स का क्या होगा हमारा सिनेरियो बेस। और सिनेरियो बेस होता है कि जो एक सिचुएशन दे देगा, सिचुएशन के लिहाज वो सीखेंगे इंशाल्लाह। बेटा हमारा कोर्स कवरेज प्लान क्या होगा, स्टडी मटेरियल मेरे बच्चे सिर्फ आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, सिर्फ आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, खुदा के लिए कोई सौखी किताब हमने इस्तेमाल नहीं कर, क्योंकि इसकी वजूहत होंगी जब हम करेंगे पास पेपर, तो फिर आपको मैं बताऊंगा कि हम सौखी किताब को, सौखी मैं कहता हूँ आई कैप की किताब के अलावा जितनी बनाई गई हैं वो अपनी तरफ से तो सौखी होती हैं। अगर ये एमसीक्यूज ना होते तो मेरे बच्चे शायद मैं आपको कहता कि कोई भी पढ़ लो किताब, जैसे टैक्स है, बी लॉ सी लॉ पढ़ेंगे तो इसमें एमसीक्यूज हम सिर्फ आई कैप की स्टडी टैक्स,
अगर हम टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे तो उसमें छोड़ दिया जाएगा बच्चों के पे, जो मर्जी किताब पढ़ लो, आपकी मर्जी है कौन सा सिनेरियो बेस वो आना है, एमसीक्यूज आने हैं। एमसीक्यूज में जैसे अभी आप पढ़ के आए हो पेपर, कुछ देख रहे हो एमसीक्यूज बेस, आई कैप क्या करता है, डिट्टो कुछ लाइनें उठा के ऑप्शंस में या ऊपर जो सवाल बना रहा था उसमें इस्तेमाल करता है, जो अपनी किताब की डिट्टो लाइनें उठा के, जो हमने उसको देखना होता है, हाँ ये किताब, ये बात तो किताब में लिखी हुई है। सेम यहाँ पर भी उसी तरह होगा। अगर हम आई कैप की किताब पढ़ेंगे तो डिट्टो लाइनें लिखी हुई वहां पे पहचानेंगे ना, हाँ ये बात किताब में थी। तो इसलिए मेरे बच्चे हमने क्या करना है, सिर्फ आई कैप की स्टडी टेक्स्ट को पढ़ना है। हाँ, उसके साथ आपको पास पेपर दिए जाएंगे, पास पेपर आपको अलहदा प्रोवाइड किए जाएंगे मेरे बच्चे। और उसके साथ फिर हम डेफिनेटली अभी देखेंगे टेस्ट होंगे, तो तकरीबन कम से कम 30 टेस्ट मिनिमम, मिनिमम 30 टेस्ट। और ये तो हम फीस चार्ज करते हैं मेरे बच्चे, हम पढ़ाने की तो फीस ही नहीं लेते। हमारी कोशिश है हम बगैर आप बच्चों से कुछ फीस लिए पढ़ाएं। ये जो हम चार्ज कर रहे होते हैं, यकीन करें ये मेनली हमारा जो कवर कर रहे होते हैं कॉस्ट, वो आपके जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना, इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अभी साथ हमने आपको पोर्टल भी दिया होता, जो भी बच्चे इनरोल्ड हैं साथ पोर्टल भी आपको मिल जाएगा, ताकि अगर कोई लेक्चर मिस हो जाए या कोई चीज़ रिवाइज करना चाहते हो तो आप उससे कर लें। ये सिर्फ फैसिलिटी होती है कॉलेज की तरफ से। ये नहीं कि फिजिकल वाले बच्चे उस पर चले जाएं ऑनलाइन, वो तो मेरे बच्चे देखो 2 महीने की क्लासें हैं हमारी, इसमें संडेज भी आएंगे, हमने संडे को नहीं ऑन करना, ना हमें जरूरत पड़ती है। यानी कि अल्लाह माफ करें, अभी बिला वजह आपको तंग कर करके पढ़ाएं और इससे पता चले देख कितनी मेहनत करवाई है सर ने। मेन मेहनत क्या होगी कि हम पेपर पास कर लें। तो हमें बिला वजह भजा आपको भगा भगा के खुदा ना खासा मेहनत कराने का कोई फायदा नहीं। तो संडे संडे ऑन नहीं होंगे इंशाल्लाह, तो 30 टेस्ट होंगे मेरे बच्चे। उसके बाद यानी कि आपने मटेरियल कौन सा का पास पेपर आपको सॉफ्टवेयर शेयर कर दिए जाएंगे, लेकिन आपने उसका प्रिंट निकलवा लेना है, बिलाल से या कहीं से भी आप निकलवा लीजिएगा, लेकिन वो भी हार्ड फॉर्म में होने चाहिए। और बाकी जो होगा इंशाल्लाह वो तो डेफिनेटली आपने आई कैप की किताब वो भी हार्ड में ही होनी चाहिए, कल ही। कल हर बच्चे के सामने आई कैप की स्टडी टेक्स्ट हो। लेकिन अगर कोई बच्चा कोई और किताब इस्तेमाल करना चाहिए, हमने कभी मना नहीं किया उसको। मेरा मकसद था, मैंने आपको बता देना कि बेटा ये किताब हमने इस्तेमाल करनी। उसके बावजूद अगर आप कोई और किताब पढ़ रहे हो तो आपको मना नहीं किया जाएगा, ना ही आपको रोका जाएगा। हाँ, कोशिश करना उसमें जो अजाफी इस तरह की इधर उधर की बातें की होंगी वो मुझसे ना डिस्कस करना, फिर उसका फायदा कौन, फिर मुझे गुस्सा आता है, ये किताब हम ये चीज़ है ही नहीं हमारे सिलेबस में, फिर आप क्यों पढ़ रहे हो उसको। तो फिर ये मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि यार अभी मुझे भी उल्टा रहा है, तू भी अब वो परेशान हो रहा है, मुझे भी परेशान कर रहा है। बताने में परेशानी नहीं, एक चीज है ही नहीं किताब में, मैं कहूँ इसको याद करो, उसका फायदा कौन। खैर, जब किताब पढ़ लोगे ना आई कैप की, आपको 100% तसल्ली हो जाएगी, अब इसके मैंने कुछ नहीं छोड़ा, जो होगा इस किताब में से ही हो। कहीं और पढ़ रहे हो तो पता नहीं कुछ इजाफी भी हो सकता है, कुछ कमी भी हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि हम क्या करें, अपने आप को 100% असर्टन रखें कि हमने क्या किया, हमने आई कैप की तैयारी ही की है, ना कि खुदा ना खासा कोई कमी या बेशी की उसके अंदर। ले बेटा, कोर्स कवरेज प्लान नेक्स्ट देखिए। जो ऑनलाइन, एक तो ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए होता है कि हम, एक फायदा होता है बच्चों को कि हम जो अपनी क्लास यहाँ पे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी लाइव चल रही है। अगर कोई बच्चा क्लास में ना आ सकता हो, कभी कोई बारिश हो रही है उस दिन, अब ना है क्लास में, कोई एक आधा बच्चा भी आ गया जो करीब होगा हॉस्टल में, हमारा काम चल जाएगा, कोई एक आधा सामने बैठा हो, ताकि कम से कम वो पढ़ाते हुए ये ना हो कि खाली बंदा बिल्कुल ही वो कुछ हो, कोई एक आधा आ जाए। तो उसे लाइव क्लास घर बैठ के अटेंड कर लीजिएगा। बारिश वाले दिन आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं होगी, अगर कुछ इस तरह का, जैसे बात कर सड़कें बंद कर दी फलाना कर दिया, तो सुकून से घर बैठ के पढ़ना। जो आपका वो होगा पोर्टल होगा, उसी के अंदर लाइव क्लास का लिंक भी आ रहा होगा। उसी वक्त उस टाइम पर आप, ये ना हो कि मैं कह रहा हूँ कल नहीं लाया मौजा, कल फिर कोई भी नहीं आएगा, कल हम लाइव ही बैठेंगे। नहीं नहीं, ऐसा ना करना है। 60 क्लासेस, इन 60 दिनों को मेरे बच्चे जरा थोड़ा सा हिम्मत करके इनको यूज कर लेना। तो लाइव क्लासेस हो रही होती है हमारी, उसी तरह हम बाद में रिकॉर्ड भी दे दिया करते हैं, शाम तक अपलोड हो जाती है हमारे पोर्टल के ऊपर। और फिर मेरे बच्चे, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उस ग्रुप में, एक तो ग्रुप हमारे बने होंगे ना, ये भी ओपन होंगे, अभी जो बन जाएंगे इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर वो कंप्लीट होते जाएंगे, क्योंकि ये पूरा वीक में बच्चे आ जा रहे होंगे, आ जा रहे होंगे, कहीं आएंगे कहीं जाएंगे भी, कहेंगे वो देखे सर ने कहा था R1 फलाना, वो ही करते हैं। और कई अभी माइंड बना रहे हैं, सोच रहे हैं, उनको ले लेने दो अभी स्वाद R1 का। जब वो हो जाएगा तो जब मर्जी ज्वाइन कर लें ये इंशाल्लाह। पहले हम ये जो फास्ट ट्रैक था ना, ये जनवरी के फर्स्ट वीक में शुरू किया करते थे, और तभी कंप्लीट हो जाता था जनवरी का फर्स्ट वीक। और 10 फरवरी को हम सिलेबस खत्म कर दिया करते थे, या ज्यादा से ज्यादा चलो 12-13 फरवरी, बात का तो 14 फरवरी मुझे याद है समटाइम, उस दिन भी क्लास हुआ करती थी। तो कहने का मतलब इस तरह ये चली जाया करता था। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में शुरू करके अगर हो सकता है तो ये बच्चे जब इनके मान लो कि सुधर जाएं, इनको समझ आ जाए, तो जब मर्जी ज्वाइन कर लें, उनका कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन फिर वो पिछले वही बात रिकॉर्डेड पढ़ने पड़ेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप होगा मेरे बच्चे, उस ग्रुप के अंदर आप सवाल कर लें, या मेरा नंबर उस ग्रुप में होगा। वैसे कोई सवाल ग्रुप में नहीं करना चाह रहा, वैसे कर ले। मेरी कोशिश होती है रात 12 बजे तक वॉइस मैसेज के जरिए आपको रिप्लाई कर दूं। शायद कुछ बच्चे पहले जानते हैं, अगरचे PRC लेवल पे जरा सवालों के जवाब कम है, क्योंकि इतना ओपन एरिया होता है IWB का, सर्टन होकर वहां पे आंसर देना इतना आसान नहीं होता। ये कानून है, इसमें मुझे पता है कि इस सवाल का क्या जवाब है। इसमें कोई ये नहीं होता अगर ये हो मगर वे हो, ऐसा नहीं होता। इसमें हर चीज क्लियर होती है। तो इसलिए मेरे बच्चे, मेरी कोशिश होती है रात 12 बजे तक आप लोगों के जितने भी कोई सवाल हो उनका जवाब दे दूं।
अगर ना हो तो अगले दिन एक क्वेश्चन मार्क लगा के दोबारा शेयर कर दिया करें, ताकि अगर रह गया तो मैं दोबारा बताऊँ। उसके बाद मेरे बच्चे, ये नंबर मेरा ख्याल है कि ग्रुप्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा, वैसे भी मेरा ख्याल है कि इसको मिल ही जाएगा। आप ले बेटा, शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से। ग्रिड ए हम बाद में करेंगे, सीधा ग्रिड बी से शुरू करते हैं। और ग्रिड बी हमारा क्या है बोला? कॉन्ट्रैक्ट ऑफर, चले खैर, असेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है मेरे बच्चे, ये पढ़ने जा रहे हैं। और याद रखना चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, ये हमारा 20 से 25 नंबर का है। और जब ये चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो गया ना, 2, 3, 4, जिस दिन चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो गया, कब आपका सिलेबस खत्म हो जाना है आपको पता भी नहीं चलना। मेन मेरे बच्चे सिर्फ चैप्टर 4 तक ही होगा, जहां पे बड़ा स्लो तरीके से हम पढ़ेंगे इसको समझ के, क्योंकि ये बेस है आगे पूरे पूरे के पूरे लॉ की, खासतौर पे अगले 10 तक जो चैप्टर्स हैं उनकी मेन बेस है ये। अब बल्कि आगे 11, 12, 13 भी कर लो इसके अंदर। तो बेटा चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑफर एक्सेप्टेंस रेवोकेशन। थोड़ा सा आपको परेशान कर रहे हैं। लो बेटा पहले तो देखिएगा, ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 से, हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये कौन एक्ट क्या होता है ये भी हम सारा सीखेंगे, ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक्ट क्या होता है, ये चैप्टर 1 में सीखेंगे आखिर में जाकर। फिलहाल आप उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। कहता है कि दो लोग जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो लोग आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या हमें नहीं पता, हम सीखेंगे सारा। दो लोग जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इनके दरमियान बनने वाले कॉन्ट्रैक्ट को किस कानून के तहत हम कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। यानी कि ये कानून 1872 में बना है। आपको पता है कि बरसगीर में जब अंग्रेज आए, उस वक्त उन्होंने यहाँ पे मामला को चलाने के लिए कवानीन लेकर आए थे या बनाए थे। और हमारे जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं उनको कुछ चेंज ही नहीं किया, बहुत सारे कानून वही हैं और उसी तरह लेकर चल रहे हैं। तो ये भी कानून में बच्चे उसी तरह हमने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया 1872 वाला। और पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वही एप्लीकेबल है, और ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, जिसको भी आप पाकिस्तान कहते हो, आजाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को, हमारे फाटा के एरियाज, जो कि वो तो वैसे आप केपी का हिस्सा है, बाकी चारों सूबे, ये सारा मेरे बच्चे पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कहीं पे दो लोग आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस कानून के मुताबिक ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और ये एप्लीकेबल कब हुआ था? 1 डे ऑफ सितंबर 1872, यानी कि 1 सितंबर 1872 को एप्लीकेबल हुआ था। इसमें कोई समझने समझाने वाली बात नहीं थी। इसमें सिर्फ दो बातें याद रख लेना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है कौन सा? 1872। और ये एप्लीकेबल कब हुआ था? 1 सितंबर 1872। यहाँ पे ये कुछ क्योंकि समझने वाली बात थी नहीं, इसलिए ना मैं यहाँ पे कुछ समझने समझने की बात करूँ। अब मेरे बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं। अक्सर आपने लफ्ज सुना होगा, एक लफ्ज सुना होगा कॉन्ट्रैक्ट, यार मेरा फलाने बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। या एक लफ्ज हम अक्सर बोल दिया करते हैं, यार मेरा फलाने बंदे के साथ एग्रीमेंट हो गया। लेकिन कभी हमने इन दोनों अल्फाजों के दरमियान शायद कोई डिफरेंस या तमीज की ही नहीं। हम एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया करते हैं, हम एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोल दिया करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट बोल देते हैं। शायद हमें इसमें फर्क नजर ही नहीं आता कि मेरा एग्रीमेंट हो गया है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। लेकिन अब मेरे बच्चे हम बड़ी डिटेल में इन चीजों को डिस्कस कर लेंगे। कुछ दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एग्रीमेंट। आपको समझ आ जाएगी कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। अल्फाजों पे अब ध्यान रख, एक चीज मैं और बता दूं, अब से ऑनवर्ड मैं जो बोल रहा हूँ आपकी किताब में से हो। आपने अगर, हाँ समझाने के लिए शायद कुछ इधर उधर की बातें कर दूं समटाइम थोड़ी बहुत, लेकिन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो याद करने वाली होंगी, वो दिमाग में रखने वाली होंगी। कतई नहीं सोचना शायद अभी तो सब तमहीद बांध रहे हैं किसी चीज की, शायद ये रेलिवेंट नहीं है। तो जो बोल दिया मेरे बच्चे समझना वो किताब है, और आपने उसको ऐसे ही याद रखना है। आखिर में हमारी कोशिश होगी जितना कानून मुझे आता है उतना का आपको भी आता हो पेपर पास करने के लिए। देखो मैं यहाँ पे अपने किस्से कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको, मैंने अपने बारे में बताया मैं क्या हूँ, मैं फलाना हूँ, क्या उससे हमारा पेपर पास हो जाएगा? नहीं होना। ये तो पढ़ने से होगा मेरे बच्चे, इसलिए आपका टाइम जाया किए बगैर हमारी कोशिश यही है कि हम अपने पेपर पे फोकस करें और अपना पेपर पास करें। मेरे बारे में बताने से उसको आपको कोई फायदा नहीं होगा। सर इतनी देर में बता ही देते आप, इतनी देर में ये बात बता रहे हैं कि मैंने अपने बारे में बताया कुछ नहीं। खैर वापस आओ, और बड़े सुकून से ये हम फैमिली की तरह रहेंगे यहाँ। कोई सवाल हो कुछ भी हो हम डिस्कस कर कर आके पेपर पास कर रहे हैं। ये ना सोचना सर जरा थोड़े से वो लग रहे हैं, जरा रिजल्ट किस्म को, नहीं नहीं मेरे बच्चे, फर्स्ट डे है। ना मेरे बारे में आप जानते हो ना मैं आपके बारे में जानता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ही पता चलता जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ के बारे में ना सोचना अल्लाह माफ करे कि सर पता नहीं सख्त होंगे, ये होगा वो होगा, सर डांट देंगे किसी मामले में, नहीं नहीं। मेरे बच्चे आप बच्चे हो मेरे बस, और बस यही मेरे बच्चे हमारा होगा कि हम इसको तैयार करके पास करें। ले बेटा, अभी मैंने एक लफ्ज बोला शायद आपने गौर नहीं की। हम यहाँ पे सीखेंगे कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और हर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट भी होता है। हम कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर कोई बंदा एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं फिर हम बुरा मानते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं यार तू गलत बोल रहा है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी होता। अगरचे अजीब सी बात है, लेकिन मेरे बच्चे ये अजीब सी बात हमने समझनी है अभी। अब मेरे बच्चे होता क्या है, मेरे बच्चे जरा थोड़ा सा इसको समझिएगा, जूम कर लो।
एक मिस्टर ए है, बड़े ध्यान से मेरे बच्चे, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मेरे बच्चे मिस्टर ए के पास एक गाड़ी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, क्या ये गाड़ी मुझसे 20 लाख रुपए की खरीदोगे? ये कौन कह रहा है? मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा है कि मिस्टर बी, क्या मुझसे ये गाड़ी 20 लाख की खरीदोगे? क्या मैं कह दूं यहाँ पे मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर रहा है? ये लफ्ज कोई कोई अजीब तो नहीं लगेगा अगर एक मैं ये कह रहा हूँ, बेटा ये मुझसे ये 10,000 का मोबाइल खरीदोगे? लग नहीं रहा कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं ऑफर कर रहा हूँ। मेरे बच्चे अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा है ये है सेलर और ये है बायर, मिस्टर ए जो सेलर है वो बायर को कह रहा है कि मुझसे ये गाड़ी 20 लाख की खरीदोगे, तो मैं कह सकता हूं यहां पे मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है। और अब अगली दो बातें भी हमें फिर पता होनी चाहिए। जो बंदा ऑफर करता है, आज के बाद उसके लिए लफ्ज फिलहाल हम बोलेंगे ऑफरर, और जिसको ऑफर की जाएगी मेरे बच्चे उसके लिए लफ्ज बोला करेंगे ऑफरी। ये कौन है? ऑफरी। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या कहा कि मिस्टर बी मेरे पास ये गाड़ी है, क्या 20 लाख की खरीदोगे? तो हमने कहा कि ये मिस्टर ए कर क्या रहा है, हमने कहा कि ऑफर कर रहा है। और जब ऑफर कर रहा है तो मिस्टर ए जो ऑफर करने वाला उसके लिए लफ्ज क्या बोलेंगे? ऑफरर। और जिसको ऑफर की गई उसके लिए लफ्ज क्या बोलेंगे? ऑफरी। अब मेरे बच्चे मिस्टर बी ने कहा कि नहीं नहीं भैया, मेरे पास इतने पैसे नहीं। आपको लग रहा है कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है? ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, उससे इनकार कर दिया, नहीं भैया मैं नहीं खरीदूंगा। लेकिन मेरे बच्चे ऐसे भी तो हो सकता है कि मिस्टर बी कह दे कि सर बिल्कुल मुझे गाड़ी चाहिए, मैं आपसे ये गाड़ी खरीद लेता। वो क्या कर ले, इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। जब एक बंदा ऑफर करे और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, मेरे बच्चे हम कहेंगे अब ये बन गई प्रॉमिस। जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था मुझसे ये गाड़ी 20 लाख की खरीदो, मिस्टर बी ने कहा था नहीं, क्या मैं कह दूं वादा हो गया, प्रॉमिस हो गई मिस्टर बी की तरफ से खरीदने की? नहीं नहीं। जब ऑफर हो और अगली पार्टी ऑफर एक्सेप्ट ही ना करे तो प्रॉमिस नहीं बनती। प्रॉमिस कब बनती है? एक पार्टी ऑफर करे और जब जिसको ऑफर की गई हो वो पार्टी क्या कर ले, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट कर ले तो हम कहेंगे अब क्या बन गई, ये प्रॉमिस बन गई। याद रखोगे, एक पार्टी ऑफर करे और जिसको, अब ये अल्फाजों का भी मतलब है, जिसको ऑफर की गई। अब मैं अपनी बेटी को कहता हूं बेटा ये मुझसे 10,000 का मोबाइल खरीद लो, इधर से ये कहता है, ये कहता है कि सर मैं खरीद लेता हूँ। इसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, मैं तो बेटी को ऑफर कर रहा हूँ बेटा ये मुझसे मोबाइल 10,000 का खरीद लो। तो जिसको फिलहाल अगरचे ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा, लेकिन अभी से हमने सीखना शुरू करना है ताकि हर चीज को इतनी दफा रिपीट कर लें कि हमारे दिलो दिमाग में वो चीजें बैठ जाए। एक बंदा जो बंदा जिसको ऑफर कर रहा होगा, वो बंदा अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो हम क्या कहेंगे कि क्या बन गई, प्रॉमिस। लेकिन अगर एक्सेप्ट ना किया तो प्रॉमिस नहीं बनेगी। इसका मतलब हम अक्सर कहते हैं ना, यार ऐसा करना आज खाना मेरे साथ खाना, उसने कहा कि ठीक हो गया। तो इसका एक्चुअली हम फिर कहेंगे ना, यार तूने वादा किया था मेरे साथ खाना खाने का, तूने खाना क्यों नहीं खाया, क्या खिलाने का तूने क्यों नहीं खिलाया? तो एक्चुअली प्रॉमिस बनती ही कब है, जब एक बंदा दूसरे को ऑफर करे और जिसको ऑफर की जा रही हो वो क्या कर ले, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। या अब हम इस तरह अल्फाज बोलेंगे, जब ऑफरर ऑफरी को ऑफर करे और ऑफरी क्या कर ले, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तो क्या बनता है, प्रॉमिस। यानी कि ऑफरर की ऑफर को जब ऑफरी एक्सेप्ट कर ले तो क्या बनती है, प्रॉमिस। देखिए मेरे बच्चे, हमने एक्चुअली बनाना है एग्रीमेंट और फिर बनाना है कॉन्ट्रैक्ट। हमने, हमारा मकसद तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तक जाने का है। सर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, हम तो वहां तक जाना चाह रहे हैं। अब मेरे बच्चे हम इस प्रॉमिस को उठा के ले आएंगे यहाँ पे एक्विजिशन में। भाई प्रॉमिस को हम क्या बनाते हैं, पहले एग्रीमेंट बनाते हैं। हम कहेंगे प्रॉमिस को, अगर प्रॉमिस बन गई है और इस प्रॉमिस में दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन भी हो। अब लफ्ज मैंने क्या बोल दिया, अगर प्रॉमिस बन गई है और इस प्रॉमिस में दोनों पार्टीज के लिए, दोनों पार्टीज का मतलब क्या है, ऑफरर और ऑफरिंग, इन दोनों के लिए कंसिडरेशन भी हो। अब कंसिडरेशन का मतलब यहां पे क्या होगा, इन रिटर्न जो दोनों पार्टीज को मिलता है किसी ऑफर के, ऑफर और एक्सेप्टेंस के अंदर या प्रॉमिस में, इन रिटर्न जो दोनों पार्टीज को मिलता है उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। कंसिडरेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये क्या है, इन रिटर्न जो दोनों को मिल रहा है। अब जस्ट एग्जांपल, मैं अगर ये कहूं मिस्टर ए मिस्टर बी को कहना था, मिस्टर बी मुझसे ये गाड़ी 20 लाख की खरीद लो, और मिस्टर बी ने इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बन गई। अब प्रॉमिस में दोनों के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए ताकि वो एग्रीमेंट बन गई। अब मुझे बताओ यहाँ पे मिस्टर ए को क्या मिलेगा, जब ये गाड़ी बिक जाएगी तो मिस्टर ए या ये मिस्टर बी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मिस्टर ए को क्या मिल रहा है, उसको मेरे बच्चे क्या मिलेगा, 20 लाख रुपए। और मिस्टर, इसका मतलब क्या हुआ, ये 20 लाख रुपए कंसिडरेशन है, लफ्ज क्या बोलेंगे इसके लिए, कंसिडरेशन। ये 20 लाख रुपए कंसिडरेशन है किसके लिए, मिस्टर ए के लिए। मिस्टर बी को क्या मिलेगा, उसको गाड़ी। तो गाड़ी किसके लिए कंसिडरेशन है, मिस्टर बी के लिए। तो मेरे बच्चे जब प्रॉमिस हो जाए और दोनों पार्टीज के लिए,
आगे जाके हम पढ़ेंगे कभी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता जिसमें एक बंदे को कुछ मिल रहा हो दूसरे को कुछ भी ना मिले। होता ही नहीं दुनिया के ऊपर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, सो आए कुछ एक्सेप्शन थे, एक्सेप्शन भी हम पढ़ेंगे। अदरवाइज ऑफर एक्सेप्टेंस में दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर एक को मिल रहा हो दूसरे को कुछ भी ना मिल रहा हो तो ये तो काम खराब हो गया। ये जो कंसिडर, अब देखो हम इक्वेशन कैसे बना रहे हैं, एक पार्टी ऑफर करे दूसरी एक्सेप्ट कर ले तो क्या बनता है, प्रॉमिस। हम चाह रहे हैं प्रॉमिस एग्रीमेंट बन जाए, तो प्रॉमिस को एग्रीमेंट बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन होती क्या है, इन रिटर्न जो दोनों पार्टीज को मिलता है, यानी कि उस प्रॉमिस में दोनों पार्टीज को जो मिलेगा, जो सिला या फायदा मिल रहा है, वो फायदा दोनों पार्टीज को जो मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, वो कंसिडरेशन कहलाएगा। मिस्टर ए के लिए यहां पे एग्जांपल में हमने देख लिया कंसिडरेशन क्या 20 लाख रुपया, और मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, गाड़ी। तो हम कहेंगे दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन भी है। तो ये अगर प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड कर दें मेरे बच्चे, ऐसी प्रॉमिस को हम कहते हैं ये एग्रीमेंट बन गया। आज के बाद कोई बंदा ये पूछ लेना कि भैया एग्रीमेंट क्या होते हैं, हम उसको कह सकते हैं ऐसी प्रॉमिस जिसमें दोनों के लिए कंसिडरेशन हो वो एग्रीमेंट होता है। मुश्किल बात तो नहीं। लेकिन मेरे बच्चे हम ये चाहते हैं कि एग्रीमेंट जब बन गया हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो। यहां पे ना थोड़ा सा फर्क हो। अब फर्क क्या होगा, अब जरा देखिएगा। हम चाहते हैं कि एग्रीमेंट को हम क्या बना दें, कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, उसका नाम होगा इनफोर्सेबिलिटी। पढ़ेंगे इसको जाके आगे, इन्फोर्सेबिलिटी, ENFORCIBILITY, इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्स करवाना, वही से लफ्ज इन्फोर्सेबिलिटी। अगर एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करते तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां से हमारी मेन चीज समझने वाली शुरू होगी। सर आपने कहा कि एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर दे तो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कई ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनमें कभी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो ही नहीं पाता। इसका मतलब क्या हुआ, वो एग्रीमेंट तो होंगे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। लेकिन सर ये इन्फोर्सेबिलिटी है क्या, इन्फोर्सेबिलिटी मेरे बच्चे कहते हैं कानूनी कार्रवाई। इन्फोर्सेबिलिटी कहते हैं कानूनी कार्रवाई। जहां पे कानूनी कार्रवाई का ऑप्शन ऐड कर दें एग्रीमेंट के अंदर, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी भी हो, या ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कानूनी कार्रवाई का ऑप्शन भी हो, उसको ऑप्शन नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो लफ्ज इंटरचेंजेबली हम बोल दिया करते हैं, वही मेरा एग्रीमेंट हो गया किसी के साथ, या हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नॉर्मली हम बोल देते हैं, इसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है कोई। लेकिन हमने तो समझना है ना, अगर कई एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कानूनी कार्रवाई कर ही नहीं सकते, आप पढ़ेंगे इसको। कई, अगर एग्रीमेंट के अंदर कानूनी कार्रवाई भी ऐड कर दें, भैया तूने अगर वादा, देखो ये चला कहां से मामला, वादे से। उस वादे के अंदर अगर कंसिडरेशन भी हो तो एग्रीमेंट बनता है। कंसिडरेशन में अगर इन्फोर्सेबिलिटी कानूनी कार्रवाई भी डाल दें तो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे बच्चे इसका मतलब कुछ ऐसे एग्रीमेंट होंगे जो अगर कोई बंदा पूरे ना करे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसका मतलब वो जस्ट एग्रीमेंट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी होते हैं, अगर किसी ने वादा पूरा ना किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। चले हम यहीं से शुरू करते हैं। मान लो आज आप आते हुए यहाँ पे घर वालों को क्या क्या आए होंगे, मदद, भाई वो फलानी जो सब्जी है या जो फलाना खाना है वो मेरे पसंदीदा है, तो वापसी पे आप वो रेडी करके रखिएगा। उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अज्यूम कर लो, उन्होंने मान लिया, ठीक हो गया भैया, ये वो रेडी कर देंगे। भैया जब आप गए वापस नहीं पकाओ, मुझे बताओ कि आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करोगे। अगर करने की कोशिश भी करो, चले जाओ भैया करीबी थाने में, जाके उनको कहो कि भैया मैं अपने घर वालों को कह के गया था कि मैं वो फलाना खाना मेरे लिए रेडी करके रखना, लेकिन उन्होंने वो खाना रेडी नहीं किया, अब मैं उनके खिलाफ FIR करवाना चाहता। तो भैया वहां पे वो जो थानेदार बैठा होगा, अगर उसका मामला कुछ वाकई वो पढ़ा लिखा हुआ, वो आपको बताएगा सर इस तरह के मामलात में कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ करती, और ना ही होती है, ना ही यहाँ पे हो सकती है। इसका मतलब है तो वो भी कहीं ना कहीं कोई एग्रीमेंट तो बना था। अगर बाहर देखा जाए एग्रीमेंट तो था वो कहीं ना कहीं, लेकिन उसके अंदर इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं हुई। इसका मतलब ऐसे एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। अब दोबारा थोड़ा सा दोबारा सोचे, इसको इक्वेशन को बनाओ। एक पार्टी जब दूसरी पार्टी को ऑफर करे, और जिसको ऑफर की गई हो वो पार्टी उस ऑफर को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो क्या बनती है, प्रॉमिस। और अगर प्रॉमिस में क्या ऐड करें, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की होती क्या है, इन रिटर्न जो दोनों पार्टीज को मिल रहा हो, और ये मिलता ही मिलता है मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे जब इन रिटर्न दोनों पार्टीज को कुछ मिल रहा हो, कंसिडरेशन भी हो, प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी हो दोनों के लिए, तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। लेकिन क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं सर। अगर इस एग्रीमेंट में क्या ऐड करते हैं, इन्फोर्सेबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी कहते हैं किसको है, कानूनी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई को। तो फिर ये एग्रीमेंट ही क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने आपको एक लफ्ज बोला था कल, इसको दोबारा हम, जाहिर बात है इसको, इसका दोबारा अच्छे तरीके से कई कई दफा इन चीजों को हम रिपीट करेंगे अगले 4-5 दिन, तो बेतहाशा दफा, ताकि चाहते ना चाहते हुए भी ये चीजें आपके दिमागों में पक्की करके सराहियत कर। आप चाहे कुछ और बोल रहे हो, लेकिन ये जब कोई बंदा पूछे आप ना चाहते हुए उसको सही बात बोल।
इतनी दफा इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा अभी अभी मैंने एक लफ्ज बोला था आपको कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्योंकि एग्रीमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहता है उसको अपना थोड़ा सा मर्तबा और बड़ा करना पड़ेगा, अपने अंदर किसको समेटना पड़ेगा, इन्फोर्सेबिलिटी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तो ऑलरेडी एग्रीमेंट के बाद इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करके फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसलिए हम कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट भी है, लेकिन एग्रीमेंट अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना जब तक उसके अंदर क्या ना ऐड कर दें, इन्फोर्सेबिलिटी। तो एक लाइन हमने बोली थी कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो मेरे बच्चे फिलहाल थोड़ी सी बातें आज शुरुआत है, आपने किसी चीज को पढ़ के तो नहीं आना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपने किताब सामने रखिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल कल सिर्फ आपके पास किताबें हों, क्योंकि अभी हम किताब जब रीड करना शुरू करेंगे एक एक लफ्ज पढ़ेंगे यहाँ पे। तो बेटा अदरा थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाइए, अभी 2-3 मिनट है तो। तो भैया मिस्टर ए के पास एक जमीन का टुकड़ा है, और मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है कि मिस्टर बी ये जमीन मुझसे 1 करोड़ की खरीद लो। मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या कर रहा है, ऑफर। और जो ऑफर करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑफरर। मैं वैसे ही ये अलामती तौर पे लिखा करूंगा, इतनी सफाई से लिखने का फायदा कोई नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। और जिसको ऑफर की गई है उसको क्या बोलते हैं, ऑफरी। और जिसको ऑफर की गई हो, अगर वो बंदा ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो क्या बनेगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या ऐड करें कि ये प्रॉमिस एग्रीमेंट बन जाए बेटा, कंसिडरेशन। मुझे बताएं कंसिडरेशन कहते किसको है, इन रिटर्न मुझे बताएं कि मिस्टर ए को यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 करोड़। और मिस्टर बी को क्या मिलेगा, तो 1 करोड़ मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन, और ये जमीन किसके लिए कंसिडरेशन, मिस्टर बी के लिए। तो हम कहेंगे दोनों के लिए कंसिडरेशन है, तो कंसिडरेशन ऐड कर दी तो क्या बन गया, एग्रीमेंट। क्या इस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं अभी, हमें इस एग्रीमेंट में क्या ऐड करना पड़ेगा, इनफोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सेबिलिटी कहते हैं किसको है, कानूनी कार्रवाई या कानूनी चारागाही। तो अगर इसमें कानूनी कार्रवाई भी हो तो मेरे बच्चे वो क्या होती है, फिर क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। अब कुछ चीजें अपने जाते जाते और दिमाग में रखिए। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे कानून एग्रीमेंट के अंदर इन्फोर्सेबिलिटी ऐड ही नहीं करता। कुछ जगह ऐसी ऐसी जगह भी है जहां पे कानून ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट के अंदर क्या ऐड कर देता है, इन्फोर्सेबिलिटी, आपको पता ही नहीं होता। लेकिन कानून खुद ही उसमें क्या ऐड करके बैठा होता है, इन्फोर्सेबिलिटी। लेकिन कुछ जगहों पे आप सोच के बैठे होता है कि शायद हमने इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर दी है, लेकिन कानून कहता है ना ना, यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो ही नहीं सकती। अब जस्ट एग्जाम्पल जाते जाते, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, मिस बी को कहा अपनी बेगम को कि आज जब मैं वापस आऊंगा ऑफिस में तो आपको बाहर डिनर पर लेकर जाऊंगा। मिस बी ने क्या कर लिया, इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मान लो इसके ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब आप कहेंगे सर दोनों के लिए कंसिडरेशन, भैया उसके लिए मान लो खाना तो वैसे दोनों के लिए है, लेकिन बेगम के लिए अगर खाना है तो मिस्टर बी के लिए वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरी कर रहा है मेरे बच्चे, वो हो गए हैं, वो भी तो है ना। इतने दिनों से मैंने इसको बाहर लेकर जाके कभी खाना खुना नहीं खिलाया, चला मैं खिला रहा हूँ कम से कम। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरी कर रहा है, उससे जो उसको मान लो अम्यूजमेंट मिल रही है, तो शायद वो उसके लिए कंसिडरेशन है। हम पार्क में जाते हैं, पार्क वालों को 50 रुपए की टिकट पे करते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है, तब वो हमसे हम फूल तोड़ लाते हैं, वो तो बेशर्मी है। वैसे तो कुछ नहीं मिलता, अम्यूजमेंट ही है ना एक, है, फिल्म देखने जाते हैं, उनको 500 रुपया पे, बदले में हमें क्या मिला है, भैया वो अम्यूजमेंट ही है ना, समझाने की बात कर रहा हूं। अगर सोचना भी शुरू कर दें सर दोनों के लिए कंसिडरेशन हो ना, ऑफर हो, ऑफर हो तो उसमें क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस। बेगम ने एक्सेप्ट तो कर लिया, प्रॉमिस, प्रॉमिस में क्या होना चाहिए था, कंसिडरेशन। तो क्या बनेगा, एग्रीमेंट। अज्यूम कर लो कंसिडरेशन है दोनों के लिए, बात समझ आ रही है कि नहीं। अब हुआ क्या, ये बंदा बेचारा अकाउंटेंट था, रात वहां पे बैठा हुआ काम करता, रात भूल ही गया कि आज मैंने बेगम से वादा कर रखा था खाना खिलाने का। तो भैया उसको पता ही नहीं था कि यहाँ पे माशाल्लाह जो पीडीएम की हुकूमत है 8 बजे होटल बंद करवा देती है। ये पहुंचा कोई 10 बजे, इसको लग रहा था कि शायद 12-1 बजे तक होगा टाइम। लेकिन जब ये घर पहुंचा उस वक्त तक पता चला कि भैया होटल होटल तो बंद हो गए, बेगम गुस्से में बैठी हुई पुलिस वालों को लेके। ऐसे होगा नहीं। मान लो कि बेगम गुस्से में चली भी गई हो, जब 8 हुए होटल बंद हुए, बेगम सीधी थाने, भाई मेरे हस्बैंड ने मुझसे वादा किया था, उसने वादा पूरा नहीं किया, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। तो वहां पे थानेदार उसको बताएगा कि बीबी इस तरह के जो मामलात हैं, इस तरह के जो मामलात, ये आपके डोमेस्टिक इश्यूज हैं। डोमेस्टिक मामलात के अंदर, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स के अंदर हम इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करते, हमारी तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई या कानूनी मदद नहीं मिलती। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डोमेस्टिक वादे होते हैं ना मेरे बच्चे, जो घरेलू वादे होते हैं हमारे, अगर ये पूरे ना भी करें तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। कल यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे इसको।
तो कल, अभी क्या पढ़ना है आपने, घर जाके कुछ नहीं पढ़ना। कोई थोड़ी बहुत जो बातें आज हमने पढ़ी हो तो थोड़ा सा दो, इसी तरह कोई कार्टून, कार्टून देखो बनाना कितना आसान है, ऐसे किया, एक एक सर्कल ऊपर, उसके नीचे दूसरे सर्कल को पूरा बंद ना करना, आधा बना देना, तो एक पूरा बंदा बन जाए। बात समझ आ रही? तो बना के कहीं ना कहीं ऑफर और ऑफरी, इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा करने की कोशिश कर लेना, अगर आपका मन किया। नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो कल आपके पास मेरे बच्चे किताबें होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह कल इसी टाइम पे 12:15 बजे यहीं पे हमारी क्लास इंशाल्लाह मुलाकात हो। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, और हौसले के साथ, हिम्मत के साथ 5 फरवरी तक इंशाल्लाह आपको पूरा अच्छे तरीके से, जितना कि मुझे लगा आता है ना, इंशाल्लाह उतना का आपको भी आता हो। तो कल मुलाकात होती है।